call is now being recorded. All right. ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सो हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल कंटेंट। तो इस चैप्टर में आप कुछ चीजें यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर ही, कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे हमारे दो मेजर डिवीजन के बारे में। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस समथिंग लाइक योर माइटोसिस, तो ये हमने डिस्कस करना है, एंड देन यू हैव मियोसिस। सो मियोसिस एंड माइटोसिस को इस चैप्टर में आपको डिस्कस किया जाएगा। दैट इज समथिंग विल बी डन इन डेप्थ, राइट। इसके पहले आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑल अबाउट माय राइट सेल साइकिल। आपका सेल साइकिल क्या होता है, व्हाट विल बी हैपनिंग इन दैट, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आज के क्लास में माइटोसिस या मियोसिस नहीं होगा, यू विल टॉक अबाउट द सेल साइकिल। अब जनरली आप एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि सेल डिवीजन आपका एक बड़ा ही कोऑर्डिनेट प्रोसेस होता है। दैट मींस कि ये करने के लिए कई सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट में प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, राइट, एंड देन ही आपका सेल डिवीजन वहां पे आपका होगा। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली सेल कहता है कि चलो डिवाइड करना है, आज डिवाइड कर लेते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो याद रखना, सेल डिवीजन इज अ सुपर कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, दैट शुड बी क्लियर टू यू। तो जब भी हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, सो इट विल बी अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। तो हर एक चीज काफी लाइक तरीके से यहाँ पे की जाती है, दैट शुड बी नोन टू यू, राइट। सेल डिवीजन क्यों होता है, तो जनरली आप जान सकते हो सेल डिवीजन समथिंग हैपेंस कि अगर आपको सेल्स को रिप्लेस करना हो, सी हर साल लाइक हर दिन आपके बॉडी के अंदर कई सारे सेल्स की डेथ होती है। जब भी आप उनको रिप्लेस करना होता है तब आप करते हो अपना सेल डिवीजन। दैट इज व्हेन यू विल डू योर सेल डिवीजन, कि आप उन्हें रिप्लेस कर रहे हो। सेकेंड चीज, कई बार आपको समझो कोई इंजरी हो जाती है, कोई डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, तो वहां पे आपके सेल्स को रिप्लेस करना है, तब आप सेल डिवीजन करते हो। ग्रोथ के लिए आप करते हो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए यूनिट हैव अ सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन विल हैपन फॉर मल्टीपल रीजंस। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखना कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, so generally it will take around 24 hours for a cell to divide. तो 24 आवर्स लगते हैं, आई वुड से 24 आवर्स लगते हैं आपके पूरे सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। एक पूरा सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए आपके 24 घंटे लग जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, अगर मैं बात करता हूं मेरे बैक्टीरिया की, तो याद रखना बैक्टीरिया को लग जाते हैं रफली अराउंड 20 मिनट। इट टेक्स ओनली अराउंड 20 मिनट्स टू कंप्लीट द पूरा सेल साइकिल। सो ये बात है, एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए ह्यूमन सेल में लगते 24 घंटे, एक बैक्टीरिया को लगते सिर्फ 20 मिनट। ओके, जितना नॉर्मली छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उतना कम टाइम लगता है उसको डिवाइड करके ग्रो करने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू विल ऑब्जर्व, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स। सेल डिवीजन इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका। एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, सेल डिवीजन इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई, उसको हम थोड़ा सुपरफिशियली पहले देखते हैं, फिर उसे डिटेल में देखेंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। बिल्कुल, सेल डिवीजन के दौरान आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ आपका होता है। ऑल दिस प्रोसेस that is cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division. ये सारे इवेंट्स को काफी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना होता है ताकि आप एक सही तरीके से आप डिवीजन कर पाओ। मैं जैसे आपको एक चीज बताऊंगा, अज्यूम करो कि आपके सेल डिवीजन के दौरान आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और आपका डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, उसमें कुछ आ गया एरर, उसमें कोई गड़बड़ आ गई। So that is not something which is the correct way. ये मतलब ऐसी चीजें जो कंसर्न वाली बात है। So everything should happen in a very right way. Everything should happen in a very coordinated and correct way. तभी आपका सेल डिवीजन सक्सेसफुली हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आप एक नया सेल बनाओगे। आपके पास एक सेल है,
आप एक और सेल बनाओगे उसमें से, और जो आप दूसरा सेल यहाँ पे बनाने वाले हो उसके अंदर यू नीड टू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ डीएनए एंड करेक्ट डीएनए, ठीक है। सो बिल्कुल वो रेप्लिका होना चाहिए, सो दैट इज व्हाई इट शुड बी डन इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर and the formation of progeny cells containing intact genome, right? The stages through which cell passes from one division to the next is called as a cell cycle. तो चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं आपके सेल साइकिल पार्ट के ऊपर एंड लेट्स अंडरस्टैंड उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिलेगा। सो जब भी आप सेल साइकिल की बात करते हो you will have certain phases यहाँ पे, you will get to see certain phases, you will have a G1 phase, S phase, G2 phase, इसको हम डिवाइड करते हैं। let me tell you one thing, जब भी आप सेल साइकिल की बात करेंगे यू विल हैव टू फेजेस। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना, यहां से कंटेंट तुम्हारा चालू होता है, ये इनिशियल पार्ट तो काफी लाइक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था, यहां से तुम्हारा कंटेंट चालू होगा, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। सेल साइकिल विल हैव टू फेज, एक आपका होता है यहाँ पे आपका इंटरफेज, एंड दूसरा आपका यहाँ पे होगा एम फेज। सो यू विल हैव अ इंटरफेस एंड यू विल हैव अ एम फेज। अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस आपका वो टाइम होता है जब सेल अपने आप को ग्रो करता है फॉर द पॉसिबल डिवीजन, या मैं कहूंगा सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल डिवीजन। सो याद रखिएगा जब भी आपकी बात की जाए इंटरफेस के बारे में, व्हेनेवर समवन डिस्कस अबाउट द इंटरफेस, तो आप इवन याद रख सकते हो इसे एज अ फेज जहां पे आप प्रिपेयर करते हो सेल डिवीजन के लिए। सो सेल prepares itself for division। तो ये वो टाइम होता है जब सेल अपने आप को कर देगा प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल डिवीजन। आप अगर देखोगे तो 95% ऑफ द टाइम इसमें ही स्पेंड किया जाता है, 95% ऑफ द टाइम इसमें ही स्पेंड किया जाता है। और जो एम फेज आपका होता है, एम फेज जो आपका होगा यहाँ पे आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। सो एम फेज जो आपका होता है यहाँ पे, हियर actual cell division takes place. So this is the part where actual cell division takes place. तो यहाँ पे आपका सेल डिवीजन आपका होगा takes place, ठीक है। अब इंटरफेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटरफेस के अंदर आपको कुछ अलग अलग यहाँ पे फेज मिल जाएंगे। इंटरफेस itself will have different phases over here. So let's see that you will have something like my G1 phase, एक ही चीज आपको मिलेगी। दूसरी चीज आपके यहाँ पे होगी आपकी एस फेज, और तीसरी चीज आपके यहाँ पे होगी दैट इज योर G2 फेज। सो ये तीन मेरे फेज होते हैं मेरे इंटरफेस के। दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ माय इंटरफेस, G1 फेज, एस फेज एंड माय G2 फेज। इनको हम आज देखेंगे कि इनमें क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन देम, और इनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होगा। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी, राइट। एम फेज वो टाइम होता है बेटा जहां पे आपका एक्चुअली में आपका सेल डिवीजन होगा। दिस इज द टाइम जब सेल डिवाइड करता है। और अगर देखा जाए तो एम फेज सिर्फ लेता है 1 घंटा। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो आपका जो एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है, आपका जो रियल केस में जो डिवीजन हो रहा होता है, वो आपका रफली लेता है आपका 1 आवर। इट विल ओनली टेक अराउंड 1 आवर, इट विल ओनली टेक अराउंड योर 1 आवर। सो 1 ही घंटा आपका लगता है यहाँ पे, इट्स नॉट 10, इट्स 1। सो 1 आवर इट टेक्स फॉर द एक्चुअल सेल डिवीजन। सो बाकी के 23 आवर्स बेसिकली आप लगा रहे हो आपके इंटरफेस के अंदर। 23 आवर्स यू आर स्पेंडिंग इन योर इंटरफेस। तो समझ जाना कि इंटरफेस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, या मैं कह सकता हूं कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करने में काफी टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। सो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज के अंदर आप बहुत ज्यादा यहाँ पे आप टाइम फेज करोगे, स्पेंड करोगे। तो ये बात याद रखना। इसलिए कहा जाता है कि 95% ऑफ द टाइम इज बीन स्पेंड इन योर इंटरफेस। तो ये बात याद रखना, 95% ऑफ योर टाइम will be spent in your interface, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। सो आप इस पिक्चर को देख सकते हो, यू हैव G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको ही हम यहाँ पे एक बार फिर इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। सो यू विल हैव अ G1 फेज, एस फेज, G2 फेज एंड देन यू हैव द एम फेज, राइट। एम फेज वाला पार्ट है बेटा जहां पे आपका एक्चुअली में डिवीजन होगा। दिस इज द फेज वेयर योर एक्चुअल डिवीजन हैपेंस, जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, राइट।
सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन G1 फेज, S फेज और G2 फेज में आपका एक्चुअली में होता क्या है, आप एज अ सेल क्या कर रहे हैं, एज अ सेल आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो व्हेन आई डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द G1 फेज, जब भी मैं बात करता हूँ मेरे G1 फेज की, तो आप इसमें कुछ चीजें याद रख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड सेल ग्रोथ विल बी सीन. तो यहाँ पे मुझे एक अच्छे अमाउंट में सेल ग्रोथ मिलती है. तो सेल अपने आप को ग्रो करेगा G1 फेज के दौरान, तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए. अलॉन्ग विद दैट प्रोटीन सिंथेसिस आपको मिलेगा होते हुए. यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस अब आपको मिलेगा यहाँ पे होते हुए. सो यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक्स प्लेस इन द G1 फेज. ये आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा. आपको मिलेगा कई सारे RNA सिंथेसिस. यू विल फाइंड RNA सिंथेसिस भी आपको यहाँ पे होते हुए मिलता है. यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ RNA इज गेटिंग फॉर्म्ड, राइट? अब पता है आप ये चीज को आप रिलेट कर पाओगे, आप ये चीज को आप समझ पाओगे क्योंकि आप 12th का सिलेबस कवर कर चुके हो. यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. आप लोग मुझे बताओ, आपका जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो आप मुझे एक दो एंजाइम के नाम बताओ जिनकी जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. टेल मी द नेम ऑफ कपल ऑफ एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन के दौरान जिनकी जरूरत पड़ती है. टेल मी दैट. सर हेलिकेज और आरएनए डीएनए प्राइमेज. आरएनए पॉलीमरेज. राइट, आरएनए पॉलीमरेज हो गया तुम्हारा, हेलिकेज हो गया, देन प्राइमेज हो गया, राइट? हाँ जी, प्राइमेज हो गया आपका. तो ये मेरे कुछ वो एंजाइम्स है जिनकी मुझे जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? बेसिकली क्या ये मेरे प्रोटीन है. बेसिकली हेलिकेज हो गया, प्राइमेज हो गया, पॉलीमरेज हो गया, दे आर ऑल माय प्रोटीन. अब आप समझो ये प्रोटीन का सिंथेसिस आपके G1 फेज में होता है. ये सारे एसेंशियल प्रोटीन्स आपके G1 फेज में बनाए जाएंगे एंड दे आर इंपॉर्टेंट. आप समझो अगर G1 फेज आपका सही से नहीं रन कर रहा या G1 फेज में अगर आपके प्रोटीन नहीं बन रहे, देन आप S फेज में अपना काम नहीं कर पाओगे, राइट? आप अपना डीएनए रेप्लिकेशन आप नहीं कर पाओगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, G1 फेज के अंदर यू विल हैव द सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस आपको मिलेगा होते हुए, आरएनए सिंथेसिस आपका होते हुए आपको मिल जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट एक और चीज होती है, दैट इज सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन. देखो जब एक सेल में से दूसरा सेल बन रहा है, जब आप एक सेल में से दूसरा सेल आप बना रहे हो, तो एक बात याद रखना कि आपको उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER वो सब भी आपको डालना रहेगा. यू नीड टू हैव ऑल दोस सेल एज वेल, ऑल दोस ऑर्गेनल एज वेल, राइट? तो ये बात याद रखना कि आपके आरएनए सिंथेसिस के बाद आपके G1 फेज में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, दैट इज योर सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन. मतलब आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, आपका गोल्गी हो गया, आपका ER हो गया, इन सबको भी आप, इनका भी नंबर बढ़ाया जाएगा. सो दे विल आल्सो अंडरगो डुप्लीकेशन, और वो भी आप करते हो G1 फेज के अंदर. तो ये चार चीजें आप प्लीज याद रखना, दिस विल बी हैपनिंग इन द G1 फेज. सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस एंड सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन. कई सारे ऑर्गेनल्स को आप यहाँ पे डुप्लीकेट कराओगे. सो दैट इज व्हाट ऑल यू फाइंड हैपनिंग इन द G1 फेज. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? और याद रखना ये टाइम पे सेल बिल्कुल एक्टिव है, सेल आपका बिल्कुल एक्टिव है मेटाबॉलिकली एंड इट इज ग्रोइंग ओवर देयर. ठीक है, चलिए इन सेंटेंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं. Cell growth usually is a continuous process. DNA synthesis occur only during a specific stage in the cell cycle. आपका DNA synthesis सिर्फ एक certain stage पे आपका होता है during the cell cycle. वो हम देखेंगे आगे. Cell cycle is divided into two basic phase, interphase and your M phase, जिसको हम already देख चुके हैं, right? Interphase cell grows in size, prepare itself for the next division. Cell अपने आप को करता है यहाँ पे prepare for next possible division. इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल. बहुत एक्टिव फेज होता है, काफी चीजें आपकी यहाँ पे होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. सो ह्यूमंस के अंदर 24 घंटे लगते हैं आपका एवरेज फॉर अ सेल साइकिल, राइट? उसके अंदर आपका जो सेल डिवीजन होता है इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर. 1 घंटे के अंदर आपका सेल डिवीजन आपका हो जाता है. सो मेजर टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो आपके इंटरफेस के अंदर. सो इंटरफेस लास्ट फॉर अराउंड 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, राइट? ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. सो वी हैव सीन द G1 फेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द S फेज. सो G1 फेज हमने यहाँ पे देख लिया है कि G1 फेज में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है. आपका सेल एक्टिव है,
कंटिन्यूसली आपका ग्रो कर रहा है, राइट। यहाँ पे आपको मिलेगा आपके ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड यू विल फाइंड आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे होगा और आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका यहाँ पे होगा। तो ये चीज हमने देख ली आपके जीवन फेज के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट फेज यहाँ पे आएगा, एंड द नेक्स्ट फेज हियर इज गोइंग टू बी योर एस फेज। अगला फेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोइंग टू बी योर एस फेज। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे एस फेज के बारे में, whenever I discuss something like a S phase, एक बात याद रखना, एस फेज जाना जाता है आपके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। दिस इज द टाइम व्हेन आई विल बी फाइंडिंग मेरा डीएनए रेप्लिकेशन किया जाएगा। सो एस फेज इज नोन फॉर माय डीएनए रेप्लिकेशन। दैट्स अ फर्स्ट थिंग, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी यहाँ पे हो रही है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बात याद रखना कि रेप्लिकेशन आपका होता है आपका एस फेज के अंदर। अब डीएनए तो आपका डुप्लीकेट किया जाएगा, उसके साथ साथ और भी चीजें होंगी। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी यहां पे ही होगा। सो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी आपका होता है ड्यूरिंग द एस फेज। सो ड्यूरिंग एस फेज आई विल फाइंड माय सेंट्रियोल्स विल आल्सो अंडरगो डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दैट इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू नो कि आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे विल आल्सो डुप्लीकेट इन द एस फेज। एंड द थर्ड पॉइंट, अच्छा आप मुझे बताइए, आपके डीएनए के साथ एक प्रोटीन एसोसिएट होता है, वो प्रोटीन का नाम क्या होता है जो डीएनए के साथ लगा हुआ होता है? Histone. Histone. बहुत बढ़िया, राइट, हिस्टोन। सो यू विल फाइंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस वो भी आपका यहां पे ही होगा। आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनका फॉर्मेशन भी आपका इसी स्टेज में होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन आप यहाँ बनाते हो, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन आपका यहाँ पे हो रहा है और आपका डीएनए का रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे होगा। तो एस फेज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बड़ा एक ये ऐसा इवेंट है जो बड़े सही तरीके से होना चाहिए। दे शुड हैपन वेरी करेक्टली, बिकॉज अगर कुछ ऊपर नीचे गलती हो जाती है यहाँ पे, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप लोग पढ़ चुके हो इवोल्यूशन, यू हैव सीन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आप देख चुके हो, यू नो दैट कि अगर आपके डीएनए के अंदर अगर कोई एरर आता है देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग बाय एनी मींस। तो ये स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होता है, इट शुड बी डन वेरी प्रिसाइसली, राइट। सो दैट विल ऑल बी हैपनिंग इन द एस फेज। तो ये तीन चीजें याद रखना, सेंट्रल डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड योर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग इन योर एस फेज। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कि आपको ये पेस चलेगा या थोड़ा पेस कम करना है? इज इट ओके विद द पेस व्हिच वी आर मूविंग, या थोड़ा इसको आप कम करना चाहेंगे? बताइए। सर ठीक है। सर ठीक है, कम करना हो तो बता दो, इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर मी, राइट, बिकॉज या आप लोग नए हैं, सो प्लीज लेट मी नो अगर थोड़ा पेस को लाइक टोन डाउन करना हो तो चलेगा। हर्ष, वंश एंड बाकी लोग चलेगा? बॉयज, इज इट ओके फॉर यू? आई टेक इट एज अ यस, ऑलराइट, ओके, ठीक है। नाउ दिस वन थिंग यू हैव टू नो, दिस वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे आपका लाइक दीज आर थिंग्स हैपनिंग इन द एस फेज। अब एक बात आप समझिए, सी एक स्टोरी आप यहाँ पे समझिए। अज्यूम करते हैं कि ये मेरा है क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 और आप जाते हो, हम सब डिप्लॉयड है, राइट, वी आर ऑल डिप्लॉयड। सो इसकी एक और कॉपी होगी, इसकी एक और कॉपी आपको मिलेगी क्रोमोसोम नंबर 1 की। सो यू विल हैव वन मोर क्रोमोसोम, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस ना ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन आपका डीएनए डबल हो जाएगा, राइट। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, और वो बात यहाँ पे ऐसी है कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, आपके डीएनए रेप्लिकेशन के बाद व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ डीएनए विल गेट डबल। तो अमाउंट ऑफ डीएनए आपका डबल हो जाता है, लाइक 2 गुना हो जाता है आपका अमाउंट। दैट मीन्स व्हाट, अगर इनिशियली अगर आपका अमाउंट था आपका डीएनए का 2C, तो वो अब आपका हो जाएगा आपका 4C। या इनिशियली अगर आपका अमाउंट था लेट्स से 4x, तो आपका अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 8x, मतलब डबल हो जाएगा। जो भी आपका अमाउंट होगा डीएनए का वो आपका डबल हो जाएगा, ये बात है। सो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड,
राइट, ये आपका होगा ड्यूरिंग योर डीएनए सिंथेसिस एस फेज के बाद। बट एक बात याद रखना, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। ये बात याद रखना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे सेम रहते हैं। सो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, इनका नंबर बढ़ता नहीं है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remains the same। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि डीएनए का अमाउंट आपका डबल हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे सेम रहेंगे। तो अगर आपके एस फेज के अंदर अगर समझो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो G2 फेज में भी आपको 2n ही मिलेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। ये बात याद रखना, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम ही रहता है, वो आपका चेंज नहीं होता। सो अगर मेरे एस फेज के अंदर अगर मेरे यहाँ पे 2n क्रोमोसोम थे, तो आप सोचोगे कि डीएनए डबल हुआ तो क्रोमोसोम डबल होगा, ऐसा नहीं है। डीएनए डबल हुआ वो ठीक है, दैट विल हैपन, बट क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा, राइट। सो इवन इन द G2 फेज यू विल गेट टू सी कि क्रोमोसोम नंबर आपको वहां पे सेम रहता है, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी दैट ओवर हियर। सो इसको आप यहाँ पे समझिए कि आपके पास समझिए क्रोमोसोम है, राइट। जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो आप इसकी एक और कॉपी बना लेते हो यहाँ पे। अज्यूम दैट आप यहाँ पे इसकी एक और कॉपी यहाँ पे बना लेते हो, राइट। यहाँ पे भी आपकी एक और कॉपी आपकी बन जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपका डीएनए का अमाउंट हो गया डबल। प्लीज अंडरस्टैंड, डीएनए आपका यहाँ पे डबल हो चुका है, बट क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम ही रहेगा। अभी भी आप यही बोलोगे, अभी भी आप क्या बोलोगे, दैट दिस इज माय क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज इट्स कॉपी, ये इसकी एक और कॉपी, दैट इज गोइंग टू बी 1। तो क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहता है, प्लीज याद रखना, लेकिन डीएनए का अमाउंट आपका डबल हो जाता है। यू विल फाइंड डीएनए का अमाउंट गेटिंग डबल्ड, बट क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम। आपको इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज ये बात याद रखना कि आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेम रहेंगे वहां पे, दे वोंट चेंज बाय एनी मींस, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू गेट डबल्ड ओवर देयर। सो दैट विल बी हैपनिंग इन दिस। सो एस फेज विल हैव माय डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। आपका इस फेज के अंदर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन द एस फेज। हिस्टोन प्रोटीन आपके बनाए जाएंगे। During this time, the amount of DNA per cell doubles, वो हमने देखा भी अभी। If the initial amount of DNA is 2C, then it increases to your 4C. However, there is no increase in the chromosome number, right? In the animal cell, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplication in the cytoplasm. ये भी आपका होगा। S phase में आपके centrioles भी आपके duplicate करेंगे, right? तो इतना इवेंट आपके यहाँ पे हो चुका है, एस फेज आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाउ यू विल हैव योर G2 फेज। अब G2 फेज बड़ा स्पेशल नहीं है, बीइंग वेरी क्लियर विद यू। G2 फेज में कुछ खास ज्यादा हो नहीं रहा। G2 फेज में आपको क्या मिलता है, दैट योर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल बी सीन। G2 फेज के अंदर यू विल गेट टू सी योर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। सो विल हैव योर प्रोटीन सिंथेसिस, आपको मिलता है यहाँ पे होते हुए। You will have certain amount of your RNA synthesis. RNA synthesis आपको यहाँ पे मिल जाएगा होते हुए, right, which is very common to the G1 phase. And cell growth, आपको एक certain amount की आपको cell growth आपको यहाँ पे मिलती है। तो cell growth आपको यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए आपको मिलेगी। तो कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल आपके G2 फेज में आपको यहाँ पे नहीं होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। So that's one thing should be clear to you कि प्रोटीन सिंथेसिस आपका हो रहा है, RNA आपके यहाँ पे बन रहा है, और सेल ग्रोथ आपको सर्टेन अमाउंट में आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो दैट इज द नॉट समथिंग वेरी स्पेशल हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। ये सब चीज आपके लिए G2 फेज के अंदर। इसके बाद आपका आता है M फेज। आफ्टर दैट यू विल हैव M फेज, सो दैट मींस आफ्टर दैट यू विल हैव योर एक्चुअल डिवीजन विल हैपन, राइट। तो इसको आप यहाँ पे देख लो। ड्यूरिंग G2 फेज, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ये दो चीजें तो आपके यहाँ पे हो रही है। RNA सिंथेसिस भी होता है, आपका RNA भी आपका बनाया जाएगा, वो याद रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं बट याद रखना। सो G2 फेज इज अ पीरियड ऑफ योर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। बस आपका सेल यहाँ पे आपका थोड़ा और साइज में आपका यहाँ पे ग्रो करेगा। सो दैट विल बी हैपनिंग इन माय G2 फेज। तो देखिए अब यहाँ पे है क्या सीन। G2 फेज आपका हो गया, S फेज हो गया, G1 फेज हो गया।
राइट. सो वी हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ योर सेल साइकिल का हमने मेजर पार्ट हमने यहाँ पे देखा है. अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे आप देखोगे. आपका जीवन फेज हमने देखा, एस फेज देखा, G2 फेज हमने यहाँ पे देखा. वी हैव सीन ऑल द इवेंट्स हैपनिंग ओवर हियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सेल साइकिल को या इन फेज को, G1 को, S को, G2 को रेगुलेट कौन करता है. लेट्स ट्राई टू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट मी गिव यू अ रफ आइडिया कि हम क्या बारे में अभी बात करेंगे. समझिए, मेरा है सेल साइकिल, ये है मेरा यहाँ पे एम फेज, देन यू विल हैव योर G1 फेज. यहाँ से चालू होगा वो. लेट्स कीप इट समवेयर ओवर हियर, यहाँ तक. अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताओ, जब तक मैं ये पिक्चर बना रहा हूं, ये चेक पॉइंट नाम आपने कहाँ पे सुना है? व्हाट, वेयर यू हैव हर्ड दिस टर्म चेक पॉइंट? चेक पॉइंट नाम हमें कहाँ पे सुनने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है? एनीवन? सर 2 फेजेस के बीच में. ठीक है, 2 फेज के. अच्छा, जनरल लाइफ में कहाँ देखने के लिए मुझे मिल जाता है चेक पॉइंट? सर रोड्स पे. रोड्स पे. बहुत सही, रोड्स पे मुझे मिलेगा देखने के लिए. बिल्कुल सही. सो समझो अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, लाइक इंडिया से कराची, मैं प्लान करता हूँ, सो बॉर्डर पे वहां पे चेक पॉइंट होगा. सो बॉर्डर पे आई बी हैविंग अ चेक पॉइंट, और वहां पे लोग करेंगे चेक. दे विल बी हैविंग रेगुलेटरी चेक को करेंगे. जनरली बॉर्डर पे क्या चेक करेंगे वो लोग मेरे साथ? लाइक व्हाट दे आर गोइंग टू चेक व्हेन दे विल स्टॉप मी इन द बॉर्डर? बताइए. सर की हेलमेट डालना है कि नहीं? बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं. पाकिस्तान के गवर्नमेंट को ये टेंशन है इसने हेलमेट डाला है नहीं डाला. उसके अलावा और कुछ? यस, दैट्स वन सर थिंग. कोई डेंजरस इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं? हाँ, आई होप ये सिर्फ चिप्स के पैकेट लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और कुछ लेके ना जा रहा हूँ. ठीक है, अलग चीज है. डेंजरस चीज है या नहीं, ठीक है, वो देख लेंगे. एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ? पासपोर्ट एंड वीजा. हाँ, वीजा. राइट, वीजा पासपोर्ट मेरा चेक किया जाएगा. आप ऐसे नहीं जा सकते कि अभी चले गए शाम तक वापस आ जाएंगे, जैसे तुम लोग लाइक कांगड़ा से ठाकुर द्वारा तुम अप डाउन कर सकते हो एक दिन के अंदर, वैसे वहां पे नहीं किया जा सकता. सो दे विल चेक फॉर वीजा, दे विल चेक फॉर पासपोर्ट कि सब सही से है या नहीं है. राइट. कुछ सेम चीजें आपकी यहाँ पे भी होंगी. सो नाउ व्हाट विल हैपन, विल टॉक अबाउट द चेक पॉइंट्स. अभी हम लोग चेक पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चेक पॉइंट नंबर 1. सो इस स्लाइड को हम बाद में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद योर चेक पॉइंट नंबर 1. सो लेट्स डिस्कस समथिंग लाइक योर चेक पॉइंट्स. राइट. तो आपका सबसे पहला आपका हम यहाँ पे लिखेंगे चेक पॉइंट नंबर 1. बेसिकली आपके 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, तो हम चेक पॉइंट्स का यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. तो आपका सबसे पहला चेक पॉइंट आपका आएगा G1 और S फेज के बीच में. सो G1 और S फेज के बीच में आपका होता है चेक पॉइंट नंबर 1. सो दिस इज द टाइम यू विल हैव दिस चेक पॉइंट. सो दिस इज योर चेक पॉइंट नंबर 1. दूसरा चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है बिटवीन द G2 एंड M फेज. सो ये होगा मेरे यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2. सो याद रखना, दिस विल बी माय चेक पॉइंट नंबर 2. कई सारे चेक पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. राइट. So you will have a checkpoint number 1, you will have a checkpoint number 2, and then फिर आपका आखिरी चेक पॉइंट होता है. लेट मी टेल यू आखिरी चेक पॉइंट आपने यहाँ पे कहा होगा. सो आखिरी चेक पॉइंट आपका होगा माइटोसिस के बीच में. वो हम बाद में देख लेंगे. दैट इज समथिंग यू कैन सी दैट लेटर. जब हम माइटोसिस करेंगे तब उसे देखेंगे. बट याद रखना, यू विल हैव चेक पॉइंट नंबर 3 जो आपका होता है बिल्कुल आपके माइटोसिस के बीच में. राइट. नाउ लेट मी टेल यू कि ये चेक पॉइंट्स का काम क्या होता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस चेक पॉइंट्स आर नोन फॉर. ठीक है. अब हम चेक पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं. तो चेक पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आपको क्या मिलेगा कि पहले तो आप ये बात तैयार करो कि चेक पॉइंट का काम क्या होता है. ये देखना कि सब चीजें सही से चल रही या नहीं चल रही. ये रेगुलेट करते हैं. राइट. ये अलाउ करेंगे तभी आपका G1 फेज से आप S फेज में आप जाओगे. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार चेक पॉइंट पे होता कौन है, इफ समवन आस्क यू, अगर समझो अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि यार चेक पॉइंट्स पे आपको क्या मिलता है, कौन होता है चेक पॉइंट्स पे, तो याद रखिएगा चेक पॉइंट्स पे आपको मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स. यू विल फाइंड सम प्रोटीन्स ऑन द चेक पॉइंट्स, और उन प्रोटीन्स का यहाँ पे नाम होगा, द प्रोटीन्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय योर साइक्लिन एंड CDK. तो ये 2 टाइप के प्रोटीन आपको मिलते हैं आपके चेक पॉइंट्स पे.
चाहे कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उनके ऊपर आपको ये प्रोटीन आपको मिलेंगे, इनके अलग अलग टाइप होते हैं, साइक्लिन एंड सीडीके। ठीक है, सीडीके का फुल फॉर्म अगर देखोगे आप, सो दैट इज योर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो चेक पॉइंट पे बैठते हैं। जैसे हमारे चेक पॉइंट पे लाइक यू विल हैव दिस पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर, राइट, वो आर्मी के पर्सनल हो सकते हैं बॉर्डर के चेक पॉइंट पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ लोग बैठेंगे, एंड दीस आर द प्रोटीन्स, ये कुछ प्रोटीन्स है जो चेक पॉइंट पे आपको मिलेंगे। अब चेक पॉइंट पे आप चेक क्या कर रहे हो? चेक पॉइंट पे आप चेक ये करोगे यहाँ पे कि क्या आपका प्रोटीन सिंथेसिस जीवन फेज में सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। आपके जीवन फेज के अंदर क्या आपने प्रोटीन सही अमाउंट में यहाँ पे बनाया है या नहीं बनाया है, आप ये चेक करोगे चेक पॉइंट के अंदर। सो चेक पॉइंट नंबर 1 का काम ये होता है ये देखना कि क्या प्रोटीन सही से बना या नहीं बना। अब आप ये रिलेट कर सकते हो, अगर आपका हेलिकेज या प्राइमेज अगर नहीं बना है या सही अमाउंट में बना नहीं है, देन क्या ही मतलब है सेल साइकिल को आगे बढ़ाने का। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप एस फेज अपना कभी कर ही नहीं पाओगे सक्सेसफुली। सो जीवन फेज के अंदर आपका प्रोटीन सिंथेसिस सही तरीके से हुआ है, आपका अप्रोप्रिएट अमाउंट में हुआ है, तो ही आपका सेल साइकिल आगे बढ़ेगा। तो ये चेक कौन करता है मेरा यहाँ पे? दैट विल बी डन बाय माय चेक पॉइंट नंबर 1। सो चेक पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे चेक करेगा वेदर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो ये बात रखना, दैट इज द रोल ऑफ द चेक पॉइंट नंबर 1, राइट। सो इट विल चेक द appropriate amount of protein, appropriate amount of protein is formed or not, is formed or not। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि appropriate amount of protein आपको वहां पे बनाया नहीं बनाया है, एंड राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज बीन फॉर्म्ड और नॉट, सही प्रोटीन वहां पे बनाया नहीं बनाया, ये आप चेक करते हो आपके चेक पॉइंट नंबर 1 के अंदर। अगर ये नहीं बना है देन आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखना, सेल साइकिल आपका आगे बढ़ेगा नहीं, और तब तक आगे बढ़ेगा नहीं जब तक सही प्रोटीन आपके जीवन फेज में आपका बनता नहीं है। इट इज एज सिंपल इज दैट। और आप ये समझ सकते हो ना, अगर आपने बनाया ही नहीं है वो सारे एंजाइम्स को जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, तो क्या ही मतलब है आगे बढ़ने का, आपका रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाई चेक पॉइंट नंबर 1 का ये काम यहाँ पे होता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अगर आपने सही अमाउंट में प्रोटीन बना लिया, देन आपका सेल साइकिल आपका एस फेज होगा सक्सेसफुली, आप डीएनए रेप्लिकेशन करोगे, एंड देन यू विल हैव अ G2 फेज, राइट। और G2 फेज के बाद जब आप माइटोसिस करने जाते हो, तब आपका आएगा चेक पॉइंट नंबर 2, देन यू विल हैव योर चेक पॉइंट नंबर 2। अब चेक पॉइंट नंबर 2 काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि इसका काम काफी थोड़ा अलग होता है। इट विल हैव अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। सो लेट्स सी कि चेक पॉइंट नंबर 2 पे आपका क्या होगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो देखते हैं कि चेक पॉइंट नंबर 2 आपका क्या करेगा। सो चेक पॉइंट नंबर 2 बेसिकली चेक करेगा कि क्या आपका डीएनए रेप्लिकेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ये काम होता है मेरे चेक पॉइंट नंबर 2 का। यहाँ पे जो भी आपके प्रोटीन बैठे होंगे, इनका काम ये होगा टू चेक वेदर ए डीएनए रेप्लिकेशन हैज टेकन प्लेस सक्सेसफुली और नॉट। अब तुम एक इमेजिन कर लो एक सिचुएशन कि तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ है, उसमें कुछ एरर है, तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन तुम्हारा सही से नहीं हुआ है। जहां पे तुम्हें टी के सामने ए लगाना था, वहां पे तुमने गड़बड़ कर दी। वहां पे तुमने क्या कर दिया, वहां पे तुमने लगा दिया, वहां पे टी के सामने तुमने जी लगा दिया, तो ये तो एरर हो गया, राइट। ये तो एक सिंपल एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं। यू विल फाइंड ऐसे कोई भी एरर हो सकता है वहां पे। तो चेक पॉइंट नंबर 2 पे चेक ये किया जाता है कि डीएनए के अंदर कोई एरर है या नहीं है, या मेरा डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ये आप चेक करते हो आपके चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर। तो आप यहाँ पे एक बात समझिए, अज्यूम करिए कि आपके डीएनए के अंदर एरर है। लेट्स अज्यूम यू हैव अ डीएनए एरर। आपके डीएनए के अंदर समझो आपका एरर दिख गया, तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होता है आप समझो, अगर आपके डीएनए के अंदर एरर होगा तो आप इसे ठीक करोगे। सो आपका चेक पॉइंट क्या बोलेगा कि यार इसको ठीक कराना पड़ेगा, ये तो एरर है, ये गड़बड़ है आपके यहाँ पे, इसको हम करेंगे यहाँ पे रिपेयर। सो व्हाट विल हैपन, योर डीएनए रिपेयर विल इनिशिएट। डीएनए रिपेयर आपका यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा। सो ये बात याद रखना कि अगर आपके चेक पॉइंट में एरर आ रहा है, देन आप अपने डीएनए को, सॉरी अगर आपके डीएनए में एरर आ रहा है, देन आप अपने डीएनए को आप करोगे यहाँ पे रिपेयर। द आइडिया इज टू एंश्योर दैट कि आपका डीएनए जो खराब है, कोई गलती हो गई है, उसको आप रिपेयर कर दो।
राइट। एक बार आप डीएनए को रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद आप वापस चेक करोगे। सो अगेन चेकिंग इसकी की जाएगी कि यार काम हुआ या नहीं हुआ सही से, राइट। अगेन यू विल चेक। सो अगेन आफ्टर दैट अगेन दिस विल बी चेक्ड, राइट। Yes. हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। Oh, I thought someone had a question. Okay, so you do the DNA damage आपका है, यहाँ पे एरर है, तो आप यहाँ पे डीएनए रिपेयर करोगे एंड देन अगेन यू विल चेक ओवर हियर। समझो अगर आपका डीएनए रिपेयर आपका ठीक हो गया। अच्छा एक और सिचुएशन यहाँ पे देख लो कि अगर, हाँ चलो आपका आपने यहाँ पे चेक किया रिपेयर करने के बाद, राइट, और समझो कि आपकी सिचुएशन यहाँ पे रिजॉल्व हो गई, आपका डीएनए यहाँ पे अब ठीक है, लाइक नाउ यू हैव अ राइट डीएनए, सो नाउ यू हैव अ लाइक करेक्टेड डीएनए। सो अगर आपका यहाँ पे करेक्टेड डीएनए है, देन आप क्या करते हो, यू कमेंस विद द सेल साइकिल, आप आगे बढ़ जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ भाई सब ठीक है, अब अपना माइटोसिस यहाँ पे करा लो। सो नाउ यू विल व्हाट विल हैपन, नाउ यू विल मूव टू द एम फेज। तो अब आप अपना एम फेज के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप डीएनए रिपेयर कराते हो, अगर एरर है तो रिपेयर करने के बाद आप डीएनए चेक करोगे, सब कुछ ठीक है, आप चले जाओ अपने एम फेज के अंदर। लेकिन सोचो कि आपने डीएनए रिपेयर कराने के बाद आपने चेक किया और अभी भी आपको एरर मिला, आपने ठीक कराने के लिए दिया अपना सामान, आपने अपना टीवी ठीक कराने के लिए दिया और वापस लाने के बाद भी वो चालू नहीं हो रहा, राइट, अभी भी आपका एरर आ रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप लोग मुझे बताओ क्या करोगे आप लोग? टीवी चेंज कर दोगे, ठीक है, दैट इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू। यस, टीवी आप चेंज कर दोगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आप जब वापस चेक करोगे यहाँ पे एंड यू स्टिल हैव द एरर, सो यू हैव अ स्टिल देयर इज अ डीएनए एरर। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे कुछ अलग होगा। इफ यू स्टिल हैव अ डीएनए एरर, अब यहाँ पे होता क्या है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द एपोप्टोसिस। सेल विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस। तो सेल अब यहाँ पे चालू करेगा इवेंट ऑफ योर एपोप्टोसिस। और ये टर्म आपने सीखा होगा जब आपने कैंसर पढ़ा होगा, दैट इज समथिंग यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म व्हेन व्हाइल डूइंग द कैंसर। तो कैंसर में एपोप्टोसिस अगर आपको याद हो तो दैट सिंपली मींस प्रोग्राम सेल डेथ। एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपोप्टोसिस। वही चीज आपके यहाँ पे चालू हो जाएगी। सो बेसिकली होता क्या है कि जब सेल को पता चलता है कि यार ये डीएनए तो रिपेयर नहीं हो रहा, समझो इस बात को, जब सेल को पता चलता है, उसे कंफर्म है कि यार ये डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा मेरे से, तो क्या करेगा, इट विल इनिशिएट अ प्रोसेस जहां पे वो खुद को मारने की तैयारी करेगा। सेल एक प्रोसेस आपका चालू करेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपोप्टोसिस, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ प्रोग्राम सेल डेथ। यू इवन कॉल्ड एज अ प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस सेल को आगे फर्दर डिवीजन के तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। यू हैव टू किल द डीएनए, यू हैव टू किल द सेल, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि कोई डीएनए के अंदर एरर हो और वो एरर आगे ऐड हो। यू नेवर वांट दैट। आप कभी नहीं चाहोगे कि एक डीएनए के अंदर एरर आए और वो डीएनए ही आपका आगे नए सेल के अंदर जाए। सो व्हाट यू विल डू नाउ, डीएनए में तो एरर है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। आपने कोशिश किया, नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, यू विल स्टार्ट द प्रोसेस टू किल द सेल। और इसके बाद आपकी सेल की एक काफी क्लिनिकल तरीके से डेथ हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। और आप इसका सिग्निफिकेंस आप समझिए, ये करने का रीजन आप समझिए। सेल कभी नहीं चाहेगा कि एक गलत जो डीएनए है आपका वो दूसरे प्रोजेनी के अंदर जाए, राइट। और अगर गलत डीएनए है देन बेटर ये रहेगा कि आप अपने आप को खत्म कर लो ताकि वहां पे स्टोरी खत्म हो जाए। देयर इज नो चांस ऑफ दैट काइंड ऑफ डीएनए मूविंग इनटू द नेक्स्ट सेल। तो ये चीज आप यहाँ पे समझिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, कि अगर आपका डीएनए एरर रहता है ठीक करने की कोशिश करने के बाद भी, देन आप अपने सेल को यू विल इनिशिएट द एपोप्टोसिस एंड विल किल द सेल, राइट। तो ये सब आपका होता है चेक पॉइंट नंबर 2 के थ्रू। सो चेक पॉइंट नंबर 2 आएगा, चेक करेगा कि क्या यहाँ पे डीएनए सही है नहीं है। अगर डीएनए सही से लगा हुआ है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है नहीं हुआ, रेप्लिकेशन अगर सही से हुआ है आप आगे चले जाओ, नो इश्यूज, राइट। इफ यू हैव अ करेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन देन गो टू द एम फेज। नहीं हुआ है तो पहले उसे रिपेयर करेगा, इट विल ट्राई टू रिपेयर द डीएनए। रिपेयर हो जाता है, आप चले जाओ एम फेज के अंदर। अगर रिपेयर नहीं हो पाता, राइट,
then you have to initiate the apoptosis. So that is what my checkpoint number 2 is known for. क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चीज समझना ही हो या कोई भी चीज लग रही है रिपीट कर देनी चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो, राइट? इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड यू आर ऑल फ्रॉम हिमाचल, राइट? एंड फॉर श्योर आपके यहाँ पे काफी ठंड चालू हो गई होगी, एक अच्छे दर्जे की ठंड में आप बैठ के भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग यू हैव मिस्ड आउट, या कोई चीज अगर समझ ना आई हो देन प्लीज बता दो मुझे, ताकि मैं उसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है? सो दैट इज माय चेक पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज माय चेक पॉइंट नंबर 1. और हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि चेक पॉइंट पे कौन बैठेगा, देन आपका आंसर हमेशा यहाँ पे होगा साइक्लिन एंड सीडीके. ये लोग मेरे यहाँ पे होते हैं जो चेक पॉइंट पे बैठते हैं. दीज आर द प्रोटीन्स बेसिकली एंड दे रेगुलेट द चेक पॉइंट, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अब इतना अगर समझ रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर, कि आपने देखा होगा कि कुछ आपके वायरसेस होते हैं जो आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं. कुछ आपके वायरसेस होते हैं जो आपके कैंसर कॉज कर सकते हैं. जैसे एक वायरस होता है कपोसी वायरस, KAPOSI. ये नाम पता है आपने कब सुना होगा या कब आपने पॉसिबली देखा होगा? लेट मी जस्ट टेल यू दिस कपोसी वायरस या कपोसी नाम आपने कब सुना होगा? व्हाइल स्टडीइंग द HIV, शायद आपने ये नाम सुना हो, कपोसी करके, राइट? क्योंकि एक वो वायरस होता है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में कुछ नहीं कर सकता, बट जो HIV पेशेंट होता है उसके अंदर ये कॉज कर सकता है कैंसर. अब एक बात समझो यहाँ पे, जब कोई वायरस आपके सेल के अंदर आता है और जब उसको वहां पे कैंसर कॉज करना होता है, तो पता है वो पहले क्या करता है? पहले आके चेक पॉइंट को बंद करता है. मतलब पहले जाके चेक पॉइंट पे जो भी वहां पे खड़ा है उसे वहां से हटाता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग इट विल डू एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि अगर आप चेक पॉइंट से लोग को हटा दो, आपका सेल डिवीजन ज्यादा फटाफट होगा. कोई देखने के लिए नहीं है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सही से नहीं हो रहा, रेप्लिकेशन हो रहा है सही से नहीं हो रहा, आपको बस सेल डिवाइड करता रहेगा. इट मेक्स सेंस हर तरीके से. तो सबसे पहले जो वो वायरस आता है, पहले क्या करता है? चेक पॉइंट पे जितने भी लोग हैं, प्रोटीन है, उन सबको वहां से हटा देता है. सो इट विल जस्ट गेट इट ऑफ द चेक पॉइंट्स. 1 2 3 सबको हटाएगा, राइट? 1 2 मेन होते हैं, उनको हटा देगा. एक बार वो वहां से हट गए, उनका काम वहां पे खत्म हो गया, मतलब कोई है ही नहीं वहां पे. समझो बॉर्डर पे कोई खड़ा ही नहीं है. सब लोग स्प्लेंडर लेके जा रहे हैं यहाँ से लाहौर, राइट? काइंड ऑफ थिंग. द सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर. G1 फेज में प्रोटीन बना हो ना बना हो, S फेज चालू हो जाएगा, राइट? DNA के अंदर एरर हो या ना हो, आपका M फेज चालू हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट दीज वायरसेस डू. और इसलिए आपका फिर कैंसर बनना वहां पे चालू होता है. द सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ओवर हियर एंड दे विल ग्रो अ ट्यूमर इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? अब इस चीज को तुम एक अलग लेवल पे पढ़ोगे आपके ग्रेजुएशन के दौरान, राइट? सो इट इज, यू विल अंडरस्टैंड कि जब आप कैंसर सीखते हो डिटेल में हाई लेवल के ऊपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द सेल साइकिल वर्क्स. ये तो मैं आपको बहुत आपको जो हम लोग सिखाते हैं वो तो काफी सिंपल वाला होता है, बट इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन यू एक्चुअली थिंक, ठीक है? और ऐसा दैट इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड सो फार. ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी है फिलहाल के लिए. एक और चीज हम ऐड करेंगे यहाँ पे. सी, आपके कुछ सेल्स होते हैं, यू हैव सम सेल्स लाइक योर कार्डियक सेल्स, जो आपके डिवाइड नहीं करते हैं, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. ये आपके मेटाबॉलिकली बिल्कुल आपके एक्टिव होंगे, बट ये आपके डिवाइड नहीं करेंगे. सो सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन. ये आपका डिवीजन शो नहीं करते, लाइक योर हार्ट सेल्स या कार्डियक सेल्स. एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली. काफी सारे सेल्स होते हैं जो तभी डिवाइड करेंगे जब जरूरत होगी, राइट? बाकी वो एक्टिव रहते हैं बट वो डिवाइड नहीं करते हैं. हाँ, उनकी जब जरूरत होती है डिवाइड करेंगे तब वो डिवाइड करेंगे, ओके? As they need to replace the cells that have been lost because of the injury or a cell death. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कोई इंजरी हो जाती है, आपके सेल्स की डेथ होती है, तो तब कुछ सेल्स होते हैं जो तब डिवाइड करेंगे, बाकी यूजुअली वो डिवाइड नहीं करते हैं. सो जो ये सेल्स होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, the cells which are going to be metabolically active but they are not dividing, the cells are going to be metabolically active but ये सेल डिवीजन आपका शो नहीं कर रहे हैं, they are not showing any kind of division. तो इनको हम बोलेंगे they are in the G0 state. इनको हम बोलेंगे they are in the G0 state of the cell cycle. So G0 state वो होता है जहां पे आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो डिवाइड नहीं कर रहा. उसका कोई प्लान नहीं है कि वो G1 करे, S करे, G2 फेज करे और डिवाइड करे. उसका ऐसा कोई प्लान है ही नहीं.
So such cells are in the G0 stage, right? और G0 stage को हम even यहाँ पे बोलते हैं as a quiescent stage. That is also called as my quiescent stage. These cells do not divide further, exit the G1 phase. So G1 phase को ये छोड़ देते हैं, right? वहां से निकल जाते हैं ये लोग, आगे नहीं बढ़ते हैं, and then they will get into the G0 stage, जहाँ पे they will not divide, but याद रखना they will be metabolically active. इन्होंने सारा अपना काम करना है, बस डिवाइड नहीं करेंगे ये लोग, डिसाइड कर लिया इन लोगों ने. So that is my quiescent stage or my G0 stage of the cell cycle. So that should be clear to you. It's a very simple thing. You should be aware about that. Now, let's start with some questions. कुछ questions यहाँ पे हम लोग देखते हैं. आप इनका आंसर देने के लिए अपना hand raise कर सकते हो. You can raise your hand to answer them. So interphase takes place approximately how much of the cell cycle duration? कितना टाइम ये यहाँ पे लेता है? कुछ लोगों ने यहाँ पे hand raise किया हुआ है. नीलम, आप बताना चाहेंगे क्या आंसर होगा इसका? Sir, 95. 95% बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका यहाँ पे. यस, इट विल टेक अराउंड 95% ऑफ द टाइम इन द इंटरफेस. बिल्कुल सही, राइट. देन डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, अगेन आपको हैंड रेज करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए. हर्ष, आप बताना चाहेंगे क्या आंसर होगा इसका? सर एस फेज. हर्ष, आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी मुझे. आप मुझे एक चीज बताइए कि एस फेज में हो रहा है डीएनए सिंथेसिस, ये बात तो आपकी सही है. और कौन से इवेंट्स हो रहे थे एस फेज के अंदर, ये बता दीजिए बेटा आप. सर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुई थी और प्रोटीन सिंथेसिस. कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस? सर हिस्टोन. राइट. सो यू विल हैव अ हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर. उसके साथ आपके सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन, ये दो चीजें भी आपकी होती हैं यहाँ पे एस फेज के अंदर. बिल्कुल सही आंसर आपका, राइट. ठीक है. देन लेट्स हैव अ लुक समथिंग ओवर हियर. Which of the following is the correct sequence of the stage of the cell? कौन सा इनमें से आपका करेक्ट सीक्वेंस है? ध्यान से दिखेगा, हैव अ लुक एंड ट्राई टू टेल मी इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपको लग रहा है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट है. सो अगेन सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. शगुन पठानिया, बताइए. सर, 4th. शगुन पठानिया यहाँ पे कह रहे 4th में. एक और आंसर यहाँ पे लेना चाहूंगा इसी क्वेश्चन का. सूर्यांश, आपको क्या लग रहा है? सर 4th ही. 4th ही लग रहा है सूर्यांश को भी. आई एम स्टिल नॉट कंफर्म. नेहा कुमारी, आप बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? सर, 4th. 4th ही है. ऑलराइट, ठीक है. सो यस, 4th इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. G1, S, G2 एंड M phase will be the correct sequence over here. बिल्कुल सही, राइट. ये ध्यान से करना, ये ध्यान से करना. स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर. टेक योर 30 seconds, read the question and try to answer this quickly. Just take your 30 seconds, quickly नहीं, 30 सेकंड अपने ले लो और हैंड रेज कर देना. आंसर मत करना, हैंड रेज कर देना. Then I'll see your answer. Identify the correct statement with regard to the G1 phase of the interphase. Alright, लोगों ने हैंड रेज यहाँ पे कर दिया. आर्यन सहगल, बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे सही आंसर? Oh sorry, you haven't raised your hand क्या? Sorry. Okay, प्रीति बनियाल, बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सी ऑप्शन. आपको यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है. रमिता, आपको क्या लग रहा है? सर, ऑप्शन सी. ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर. सुषमा, आप बताइए. सर ऑप्शन सी. ऑलराइट, सो यस, ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं. सो फटाफट देख लेते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे क्या कह रहा है. सो बोला यहाँ पे आपसे ये है कि इंटरफेस के G1 फेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. बिल्कुल सही बात है. सेल आपका एक्टिव रहेगा, ग्रो करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा. सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. बाकी अगर आप स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हो देन दे आर ऑल गोइंग टू बी माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो यस, स्टेटमेंट सी मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. 2020 का क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4 अभी भी आपने किया था सॉल्व. ये वही क्वेश्चन है, सो आई वोंट बी रिपीटिंग दैट. G0 स्टेज नहीं होगी तो? क्या बेटा वापस बोलेगा? सर, तो ये G0 स्टेज नहीं होगी? नहीं, क्यों G0 स्टेज होगी? है सर ये ना सर, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पर. हाँ, सुनो मेरी बात, राइट. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इन टर्म्स ऑफ द G1 फेज, है ना. कि G1 फेज में आपका क्या होता है. अब अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे G1 फेज में जो हो रहा होता है, राइट, और जो G0 स्टेज में होता है वो कॉमन होता है, राइट. बट एक चीज याद रखना, एक चीज वहां पे आपको नहीं मिलेगी वहां पे देखने के लिए. G0 स्टेज पे जो आपका जो सेल होगा वो ग्रो नहीं करेगा. सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव है वहां पे, बट इट वोंट ग्रो ओवर देयर. ठीक है, दैट्स अ वन थिंग यू हैव टू सी. G0 स्टेज में आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो, बट वो ग्रो नहीं कर रहा. बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है आपको G1 फेज, तो आपको कंफ्यूजन रखना ही नहीं है. वो लोग बात ही G1 फेज की कर रहे हैं.
तो अगर जीवन फेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आप बेस्ट है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। वो लोग जीवन फेज की बात कर रहे हैं, बस जीवन फेज की। तो जीवन फेज में तो मेरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा नहीं। बेटा क्लियर हुआ ये वाला बात? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. So that is your statement. ये वाला हम लोग अभी भी कर चुके, ये 2019 में उन्होंने पूछा था हमसे। So it will be your option A will become a correct answer in this. So इसको हमें रिपीट नहीं करना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, फटाफट आंसर कर दो इसका, जल्दी आंसर करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेहा कुमारी बताइए इसका आंसर क्या होगा? Sir, S phase. Yes, it is going to be your S phase. So इसमें आपका होगा डीएनए रेप्लिकेशन। नेहा आप बता सकते हैं मुझे चेक पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे आता है? सर चेक पॉइंट नंबर 2 G2 और M phase के बीच में होता है। ठीक है, चेक पॉइंट नंबर 2 आप कह रहे हो कि यहाँ पर G2 और M फेज के बीच में आपका हो जाएगा, सही बात है। आप में से कोई मुझे बताइए, जैसे आंचल आप मुझे बता सकते हैं कि चेक पॉइंट नंबर 2 करता क्या है? अरे ट्राई करो, ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही होगा। टेल मी व्हाट हैपेंस इन चेक पॉइंट नंबर 2? DNA repair. आप ठीक है, डीएनए रिपेयर से कॉन्टेक्स्ट में कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, आपका पार्शियली बात है आपकी सही है यहाँ पे, ठीक है। एनीथिंग एल्स कोई और बताना चाहेगा यहाँ पे? लेट्स से राजकुमारी आप बताना चाहेंगे कि क्या होता है ये चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर? सर चेक पॉइंट 2 के अंदर ये चेक करते हैं कि डीएनए में कोई एरर तो नहीं है। राइट, और समझो बेटा कि एरर है, अब क्या करेंगे? सर तो ये डीएनए रिपेयर करेगा, अगर फिर भी रिपेयर नहीं होगा तो ये एपोप्टोसिस की स्टेज में चला जाएगा। राइट, वेयर द सेल इज गोइंग टू किल इटसेल्फ। राइट, बिल्कुल सही। सो दैट इज गोइंग टू बी योर, यस दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन चेक पॉइंट नंबर 2। राइट, ठीक है। नाउ okay, now this is a question which you will be able to answer over here. When a cell has a stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? अब आपका DNA replication का जो fork है वो आप यहाँ पे like अटक गया है, right? आपका DNA replication यहाँ पे हुआ, but आपका जो fork है आप यहाँ पे अटक चुका है, तो आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ पे DNA related issue आ चुका है। So you have a DNA related issue over here. So DNA related आपका issue यहाँ पे generate हो चुका है। इशू में कह सकता हूँ या एरर में कह सकता हूँ, वो आपका यहाँ पे हो चुका है, राइट? सो यू हैव अ स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अगर ऐसा होता है तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा चेक पॉइंट आपके हिसाब से होगा एकदम आपका यहाँ पे एक्टिव। आपको हैंड रेज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो हैंड रेज करके बताएगा आप मुझे। आरुषि बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर? Option B. आरुषि यहाँ पे कह रहे ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, G2M फेज आपका वो फेज होता है जहां पे आप बेसिकली आप चेक करते हो कि कोई एरर है या कोई इश्यू है डीएनए के साथ या नहीं है। सो यस, यू विल फाइंड दिस इज द चेक पॉइंट जिसका ये काम रहता है प्रीडोमिनेटली, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स करेक्ट आंसर, राइट? इसलिए हम ये चेक पॉइंट्स देख लेते बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम। हाँ, ये भी क्वेश्चन ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना इसके अंदर। इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रही है? टेक योर 15 seconds, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन and then try to answer this. फटाफट करिए ताकि हम हमारे क्वेश्चन फटाफट खत्म कर सके and we can wrap up the class. तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। प्रिया ने हैंड रेज किया था लेकिन हैंड डाउन हो गया उनका। Who is going to answer this? चलिए हर्ष आप बताइए क्या लग रहा है इसका सही आंसर? So amount of DNA doubles in each cell. अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, ये बता रहे हैं यहाँ पे आंसर। हर्ष, एनीवन एल्स वांट टू आंसर दिस? नीलम आप बताना चाहेंगे इसका आंसर क्या होगा? Sir, amount of DNA double. हाँ, ऑप्शन ए बोलोगे तो चलेगा। यस यस, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या क्रोमोसोम नंबर भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आपका यहाँ पे? No, the same रहेगा। क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम होगा, आपका डीएनए अमाउंट आपका डबल हो जाना है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे बढ़ना नहीं है। So yes, the amount of DNA double in each cell, that is something you will find happening, but chromosome number remains the same. तो ये चीज आपको रखनी है याद। So that is something should be clear to you. So these are the questions. ये आपके कुछ questions थे यहाँ पे based on cell cycle, right? इसमें कुछ और हम ऐड करेंगे with the course of time, right? So these are the questions you have to remember right now. इतने टॉपिक्स जो आज हमने किया था वो एनसीईआरटी में से जाके पढ़ लेना। जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, read all the statements. It won't take more than 15 minutes. As far as I can remember, it won't take more than 12 से 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। So just do that. कल हम लोग जब मिलेंगे so we'll be starting with the mitosis. कल हम mitosis वाला पार्ट चले, so basically we'll start with the mitosis tomorrow, right? So हर क्लास का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा,
टॉपिक कर करना, सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, एंड इफ पॉसिबल आई विल शेयर विद यू सम असाइनमेंट्स ताकि आप अपना भी फटाफट प्रैक्टिस कर सको, which shouldn't take more than 20 minutes to complete those assignments. So I'll try to make sure that you are being shared with those questions every now and then. ठीक है? So that is something we have done. So I hope यहाँ तक चीजें आपको यहाँ पे clear है. And अगर कोई चीज अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई है, किसी चीज को लेकर डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, then yeah, just let me know. अभी के भी आप मुझे बता दो, so we can fix that thing right now only. I am very much sure कि आप 10 मिनट वेट कर सकते हो अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए. If you have any queries, right? Yeah, we can take out that time. So please let me know. और अगर आपको सब चीजें समझ आ चुके हैं यहाँ पे, if everything is clear to you,